मैं हूँ योगेंद्र कुमार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली डाटा एंट्री के बारे में। टैली डाटा एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको ये सारा समझ में आएगा। टैली डाटा एंट्री करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। और टैली डाटा में सबसे अच्छी बात यह है कि टैली ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। यदि हमें थोड़ी सी भी अकाउंट्स की नॉलेज है तो हम इसको बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी आता तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम टैली में डाटा एंट्री करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी ये आपके सामने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है रामलाल एंड सन्स। ये हमने एक फैब्रिक की कंपनी है जिसे मैंने टेम्परेरी क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि इनका क्या काम है। बेसिकली टैली डाटा एंट्री करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस कंपनी का नेचर क्या है, बिजनेस नेचर क्या है, वो कंपनी क्या करती है। यदि हमें ये पता होगा तो हम आसानी से उसकी कंपनी के बिल्स को, वाउचर्स को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है, ये परचेज है, ये सेल है, ये कौन से एक्सपेंसेस में जाएगा, ताकि हम उसको उसी ग्रुपिंग में एक्सपेंसेस में डालते हैं। सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है टैली में डाटा एंट्री काम करते समय कि हमारी ग्रुपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी हमारी अच्छी ग्रुपिंग होगी उतने अच्छे तरीके से हम एंट्री कर सकेंगे, और जितनी अच्छी हम एंट्रियाँ करेंगे उसकी रिपोर्टिंग उतनी ही बढ़िया तरीके से होगी। हमें ना तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है, ना ही स्टॉक की समरी बनाने की ज़रूरत है। आप वन बाय वन एंट्री करते चले जाएंगे। अगर वो एंट्री बिल्कुल ठीक तरीके से आप कर रहे हैं तो वो अपने आप सही जगह पे जाती रहेगी। जो प्रॉफिट लॉस की एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जो बैलेंस शीट की एंट्री है वो बैलेंस शीट में जाएगी, जो स्टॉक्स की एंट्री है वो स्टॉक्स में जाएगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपने ग्रुपिंग बहुत ध्यान से करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस किस ग्रुप में आएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिजनेस का नेचर पता होने के बाद ही हम लोग आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हमें किस खर्चे में डालना है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें ये देखना होता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कि उसमें मनी मनी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हमने किस तरीके से। मैं पहले इसका पीरियड ठीक कर दूँ ताकि आपको हमें करंट पीरियड पे एंट्रियाँ करनी है। 1/4/2000, 31/3/2023। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले रामलाल जो इस कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा लेके आते हैं। जब भी कोई चीज़ आती है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बड़े आसानी से आप एंट्रियाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ F6 है रिसीट्स के लिए, मतलब कंपनी में पैसा आया, और F5 है पेमेंट के लिए जब हमने कोई पैसा दिया, F8 है सेल्स के लिए जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे, और F9 की एंट्री हम परचेज के थ्रू करते हैं। इसी तरह से हमने किसी को माल वापस करा डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के थ्रू, तो हम उसको F8 में एंट्री करते हैं। और जब हमारा सेल परचेज से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं होता, कोई हमारा ऐसा एक्सपेंसेस है जो हमने क्रेडिट बेस पे किया, क्रेडिट मतलब हम उसकी पेमेंट बाद में करेंगे, तो हम उस एंट्री को जनरल F7 के थ्रू करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी में पैसा स्टार्ट हुआ, ये कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसी से आपको बताऊँगा कि धीरे-धीरे हम किस तरह से एंट्रीज़ को करते हैं, ताकि आपको पता चले कि किसी भी कंपनी के अकाउंट्स बनाने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी होती है। बाकी आप जितनी ज़्यादा कंपनियों के काम करेंगे आपका उतना एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। सीखने के लिए आपको एक ही कंपनी की एंट्री सीखना बहुत होगा, क्योंकि टैली अकाउंटिंग सीखने के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 1 महीने में ही सारा काम सीख सकते हो। बाकी जितना भी आप सीखोगे, जितना भी आप ट्रेन होगे, वो डे टू डे काम करते-करते अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रेन होते चले जाओगे। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे F6 के थ्रू एंट्री करते हैं। अब रामलाल जी कैश में पैसा लेके आए, तो हमने रामलाल का यहाँ पे लेजर बना रखा है। जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने 20,000 रुपये कैश में लेके आए।
यहाँ नरेशन में हम कुछ भी एंट्री लिख सकते हैं कि वो कैसे लाए पैसा, कहाँ से लाए, ये सारी चीज़ें आप आराम से जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिलहाल मैं कैश रिसीव्ड की एंट्री कर रहा हूँ। इसी तरह से 3-4 दिन के बाद वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, और बैंक अकाउंट उन्होंने 5 तारीख को खुलवाया सपोज, तो मैंने ऑलरेडी उनका एक बैंक खोल रखा है कैनरा बैंक के नाम से। तो हम यहाँ भी सेम वही एंट्री करेंगे, रामलाल जी 50,000 रुपये से उन्होंने अपना अकाउंट खोला, तो ये 50,000 रुपये रामलाल जी लेके आए। अब वो उसको अपने सेविंग बैंक चेक के थ्रू लाए हैं, तो हम उसको यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि वो कौन से बैंक से आया। मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। अब अगर हम इस एंट्री को देखना चाहें तो हम एस्केप करके बाहर जाके बैलेंस शीट में ये एंट्री देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कैपिटल अकाउंट में रामलाल जी ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो कैश में 20,000 हैं और चेक से 50,000 रुपये हैं। इसी तरह से ये बैंक के अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ बैंक में चेक पता चल जाएगा कि 50,000 रुपये हमारे पास बैंक में रखे हुए हैं और 20,000 रुपये हमारे पास कैश में रखा हुआ है। अब हम इस कंपनी में आसानी से काम को कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है, हमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें करनी है। मैं फिलहाल आपको पहले परचेज की एंट्री बता देता हूँ कि रामलाल जी माल खरीदने गए, उन्होंने एक कंपनी से माल खरीदा जिसका नाम है राधिका एक्सपोर्ट। ये सब मैंने खुद से बनाई हुई एंट्रियाँ हैं, इसमें कोई इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। हम यहाँ पे F9 परचेज के थ्रू ये एंट्री करते हैं। आप इसको यहाँ पे एज वाउचर, एज इनवॉइस, आप इसको एज वाउचर भी पेमेंट कर सकते हो और एज इनवॉइस। एज इनवॉइस में क्या होता है, ये बिल्कुल इनवॉइस की तरह से होता है, और अगर हम एज वाउचर अगर करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आपको बाकी पता ही है कि हम जब किसी से माल खरीदते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, माल बेचते हैं तो हम उसको डेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राधिका का हम अकाउंट बना लेते हैं। बाहर आए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर में गए, क्रिएट में गए, यहाँ पे हम राधिका एक्सपोर्ट का नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप आप देखेंगे टैली ने ऑलरेडी सारे स्टैंडर्ड ग्रुप रखे हुए हैं, आपको कोई नया ग्रुप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि टैली सॉफ्टवेयर बहुत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें बहुत कुछ पहले से ही हो रखा होता है, आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। अब जिस तरह से राधिका एक्सपोर्ट हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब वो पूछ रहे हैं कि आप बिल बाई बिल पेमेंट करेंगे या अकाउंट पे, तो हम अभी फ़िलहाल आपको बिल वाइज बिल सिखाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बिल की पेमेंट हो गई है और इसकी अभी रहती है। यहाँ पे पीरियड आता है कि हम कितने दिन के लिए, अभी हम आपको यहाँ पे 30 दिन के लिए कर देते हैं कि हमने 30 दिन के पीरियड पे ये माल खरीदा है कि हम 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। राधिका एक्सपोर्ट यहाँ पे उसका पार्टी का एड्रेस आ सकता है, यहाँ पे उसका स्टेट आ सकता है, हम यहाँ दिल्ली कर देते हैं, उसका पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे उसका पैन नंबर और यहाँ पे उसका सेल टैक्स नंबर। आजकल जीएसटी है तो आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर लिख देंगे, तो वो जीएसटी में सारी एंट्रियाँ उसकी आपको शो होती रहेगी। और ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस आता है, अगर हमारा लास्ट ईयर का उसका कुछ पैसा देना है जो हम 1 अप्रैल को बैलेंस शीट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो हम बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। हम इसको यस कर देंगे तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम अभी दूसरा लेजर खोल लेते हैं परचेज का। परचेज हम इनसे 5% की परचेज कर रहे हैं, तो हमने ये परचेज 5% एक अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये परचेज का ग्रुप ऑलरेडी खुला हुआ है, तो ये हम परचेज में चले गए। वो पूछ रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है, तो हमें यस करना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेंट्री साथ साथ मेंटेन करेंगे तो हमारा स्टॉक भी साथ साथ मेंटेन होता रहेगा, तो हम इसको यस कर देते हैं। यदि आप इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना चाहते तो आप नो कर दीजिएगा। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं, वापस आ गए, वाउचर एंट्री F9 पहले से सिलेक्ट है। हम इसकी डेट देख लेते हैं कि इसकी डेट क्या है। अब जैसे इसकी डेट है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को हमने यहाँ डेट पे जाके आप F2 से भी कर सकते हैं, और ये डेट 7 अप्रैल। अब यहाँ पे हम राधिका एक्सपोर्ट ये लेजर खुला हुआ है, आप देख रहे होंगे। अब राधिका एक्सपोर्ट की हम एंट्री कर रहे हैं, उसका टोटल अमाउंट है 2604 रुपये, हमने उससे माल खरीदा 2604।
अब यहाँ पे आ गया रेफरेंस नंबर। अब उसका पार्टी का हम यहाँ बिल नंबर लिख देंगे कि हमने किस बिल के अगेंस्ट उससे माल खरीदा। तो उसका बिल नंबर है TI/6797 पब्लिक 22-23। ये उसका इनवॉइस नंबर है 30 डेज के लिए। अब इसकी नेक्स्ट पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ड्यू डेट जो है वो 7 मई है। तो ये 2604 रुपये की एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पे परचेज, ये 5% की परचेज है, हमने इसको परचेज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम। आजकल आप देख रहे होंगे कि HSN गुड्स की तरह पे ये सारा मेंटेन होता है स्टॉक। तो हम इसकी नेम ऑफ आइटम यहाँ पे HSN गुड्स वाइज ले लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। वैसे तो हमारा ये फैब्रिक है नेम आइटम, तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी के थ्रू डायरेक्ट हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं फैब्रिक। ये हमारा प्राइमरी हो गया। यूनिट्स में हमको यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यूनिट्स के लिए यहाँ पे ऑल्ट सी कर देंगे। तो इस फैब्रिक हम मीटर्स में खरीदते हैं, तो ये मीटर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका देख रहे होंगे आप यूनिट्स में, यहाँ मीटर आ गया, पहले केजी था, अब ये मीटर में आ गया। हम इसको यस कर देंगे, तो ये फैब्रिक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी आपने क्वांटिटी खरीदी है। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमने 11 मीटर कपड़ा खरीदा उनसे। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका रेट क्या है, तो हम इसका रेट सपोज 30 रुपये 35 पैसे एवरेज। नहीं तो आप इसको एवरेज निकालने के लिए दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है कि आप अमाउंट की एंट्री कर देंगे, तो भी आपके हाथ में इसका एक्चुअल रेट आ जाएगा। हम अमाउंट की एंट्री कर देते हैं, वो ज़्यादा आसान है। तो 225 रुपये मीटर के हिसाब से हमने 11 मीटर कपड़ा खरीदा 2480 रुपये का। अब इसके बाद दूसरी एंट्री आती है हमारी टैक्स की। आजकल आपने देखा होगा जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी में हम लोग हाथ के हाथ अपने टैक्स को क्लेम कर लेते हैं। तो हम ये अकाउंट खोल लेते हैं CGST। तो पेड मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमको पता रहे कि हमने कितना टैक्स पे किया और कितना, जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो हम उसको पेबल लिख देंगे, हमने कितना जमा कराना है। तो पेड और पेबल के अकाउंट अलग अलग खोलने से ये आसानी रहती है कि हमको पता रहता है कि हमने मार्केट में कितना टैक्स दिया और हमें कितना टैक्स मिला। हालांकि ये आपस में एडजस्ट हो जाता है। महीने के एंड में हम मंथ एंड के अंदर अपना जितना भी पेड का टैक्स होता है उसको सब पेबल में एडजस्ट कर देते हैं, तो नेट बैलेंस निकल आता है कि हमें कितना टैक्स जमा कराना है या नहीं कराना। हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये ग्रुप है, आप इस ग्रुप को देख लीजिए, यहाँ ऑलरेडी खुला हुआ था ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पे ये अदर्स करके मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब हमारा CGST और SGST, आपको पता है जब हम लोकल करते हैं तो CGST और SGST हाफ हाफ होता है और IGST पूरे का पूरा अलग से होता है। ये हमने CGST कर दिया। अब SGST का अकाउंट खोल लेते हैं हम इसी तरह से SGST, वही सेम पेड 2.5%, सेम इसी तरह से। अब इसकी एंट्री भी हम सेम होता है तो बिल्कुल सेम ही रहेगा 62 रुपये 3 पैसे। अब जो बैलेंस बचा उसको हम राउंडिंग ऑफ में डाल देते हैं, कुछ पैसे, कुछ जो भी लेन देन 50 पैसे से ऊपर नीचे। अब आप सोचेंगे राउंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा। राउंडिंग एक्सपेंसेस का हम खर्चा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरह का इनकम और एक्सपेंसेस वाला है। यदि हमें ज़्यादा आ गया तो इनकम हो गई और ज़्यादा चला गया तो एक्सपेंसेस हो गया। तो ये 6 पैसे का फ़र्क था, आप इसे डाल दीजिए। यहाँ नरेशन में आप सेम वही बिल नंबर जो आपने ऊपर लिखा था वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास नरेशन में हमको पता रहे कि हमने किस बिल के अगेंस्ट माल खरीदा था। GI/6797 पब्लिक 22-23। तो ये इस तरह से ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अब आप पहले एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये आपके सामने परचेज अकाउंट आ गया, ये आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री चली गई। अब यहाँ पे आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं फैब्रिक का अकाउंट है 11 मीटर, हमने 2480 रुपये का माल खरीदा। ये क्वांटिटी वाइज मेंटेन होता है,
तो ये आपको 11 मीटर नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये 6 पैसे क्रेडिट है तो ये इनकम की तरफ आ गया। अगर ये यहाँ होता तो ये एक्सपेंसेस में आ जाता। बैलेंस शीट में यदि हम देखेंगे तो आपने अभी देखा था, मैं इसको डिटेल करके आसाम से दिखा देता हूँ आपको। रामलाल जी 70,000 रुपये लाए थे, जिसमें से उन्होंने 2604 रुपये का माल खरीदा। ड्यूटी एंड टैक्सेस 124 रुपये जो अभी हमें डिपार्टमेंट से वापस मिलना है वो लेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2489 रुपये दिखा रहा है, लेकिन हमने राधिका एक्सपोर्ट को 2604 रुपये देने हैं। अब मैं इसी एंट्री को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाए और ये मेरा मैटर यहाँ पे क्लोज हो जाए कि हमने माल खरीदा, उसकी पेमेंट की एंट्री करी और परचेज की एंट्री करी। हम वापस वाउचर एंट्री में जाते हैं। 7 तारीख को हम ये पेमेंट में चले जाते हैं। हमने माल खरीदा था, कैश में खरीदा था, तो हम ये कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। राधिका एक्सपोर्ट का अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने उनके 2604 रुपये का माल खरीदा था, तो ये 2604 रुपये के हम उनको, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वो पूछता है कि आपने किस बिल की अगेंस्ट, तो ये यहाँ पे बिल नंबर सिलेक्ट हो गया और ये हमने 2604 की एंट्री कर दी, तो ये बिल 0 हो जाएगा, आपको ये नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने कैश में खरीदा, कैश पे, और ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से आप जब इसको बैलेंस शीट में देखोगे तो अब आपको बैलेंस शीट में ये एंट्री 2604 की नहीं नज़र आएगी। और ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पर आ गया, 124 रुपये हमने लेने हैं। 2604 की एंट्री थी, मैंने 2504 कर दी, 2604। तो ये अकाउंटेंट का 0 हो गया। ये 124 रुपये हमने डिपार्टमेंट से लेने हैं। हमारा यहाँ पे स्टॉक आ गया 2480 रुपये का। ये कैश हमारे पास कम हो गया, पहले हमारे पास 20,000 कैश रेंट था, 2600 माइनस होकर 17,000 रह गया। बैंक की अभी हमने कोई पेमेंट करी नहीं है, तो ये एंट्रीज आप देख रहे होंगे। ये बैलेंस शीट अपने आप तैयार होती चली जाती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी अपने आप तैयार होता है। ये 2480 रुपये का ये यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है। 2480 रुपये यहाँ स्टॉक आ गया और प्रॉफिट एंड लॉस में 6 पैसे की इनकम आपको नज़र आ रही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसी माल को सेल की एंट्री करते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।